स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अक्सर हम जैसा सोचते हैं, जैसा मानते हैं, जरूरी नहीं है कि रियलिटी भी वैसी हो। उदाहरण के लिए आमतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड की प्रोमिनेंट इकोनॉमीज के कंपैरिजन में भारत की इकोनॉमी को अक्सर कमजोर ही आंका जाता है। लेकिन कोविड क्राइसिस ने इस बात को साबित कर दिया कि इंडियन इकोनॉमी कितनी रेजिलिएंट है। यही कारण है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड और रशिया यूक्रेन वॉर के बीच आए ग्लोबल रिसेशन से दुनिया भर की बड़ी से बड़ी इकोनॉमीज अभी भी जूझ रही हैं। तो वहीं भारत बाकी दुनिया के कंपैरिजन में इस एडवर्स सिचुएशन में भी कहीं अधिक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। इसी तरह अगर हम अपने देश के भीतर देखें तो जब भी पर कैपिटा इनकम के मामले में रिचेस्ट स्टेट्स की बात होती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब जैसे स्टेट्स का नाम आता है। लेकिन अगर हम ऑफिशियल डेटा पर गौर करें तो पाएंगे कि करंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम के मामले में बड़े स्टेट्स में तेलंगाना और कर्नाटका और स्मॉलर स्टेट्स में गोवा और सिक्किम लीड कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि गुजरात और वेस्ट बंगाल में पॉवर्टी का लेवल एक समान है तो आप शायद कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। आफ्टर ऑल बिगर स्टेट्स के बीच गुजरात देश के रिचेस्ट स्टेट्स में से एक है, जबकि वेस्ट बंगाल अक्सर इकोनॉमिक पैरामीटर्स के मामले में देश के बॉटम स्टेट्स में आता है। तभी तो पर कैपिटा इनकम के मामले में जहां एक और स्मॉलर रिचेस्ट स्टेट्स के बीच भी गुजरात ओवरऑल 8th रैंक पर है तो वहीं बंगाल इस लिस्ट में 22nd रैंक पर है। ऐसे में कॉमन लॉजिक तो यही कहता है ना कि चाहे हम किसी भी इकोनॉमिक पैरामीटर को उठाकर देख लें, गुजरात तो वेस्ट बंगाल से बेटर स्थिति में ही होगा। लेकिन यहाँ रियलिटी कुछ और है। एक रिसेंटली रिलीज गवर्नमेंट रिपोर्ट में वेस्ट बंगाल और गुजरात न केवल एक साथ खड़े देखे जा सकते हैं बल्कि लगातार अपनी पॉवर्टी को कम करने में वेस्ट बंगाल गुजरात से कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी के रूप में अक्सर खबरों में बने रहने वाला फेमस गुजरात मॉडल ममता दीदी के बंगाल मॉडल से पिछड़ता दिखाई देता है। तो क्या है ये सारा मामला? आइए आज हम अपने वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमिक सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 11 अगस्त को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, पहले तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती क्या है। तो देखिए, देश में पॉवर्टी के एक्चुअल लेवल को मेजर करने के लिए केवल स्टैंडर्ड इनकम मेट्रिक पर रिलाई करके फाइनेंशियल पॉवर्टी पर सेंटर्ड रहने के बजाय नीति आयोग 12 डिफरेंट इंडिकेटर्स की मदद से देश में पॉवर्टी लेवल को एसेस करती है। ये सभी 12 इंडिकेटर्स हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की 3 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लब्ड होते हैं, जिससे अलग अलग इंडिकेटर्स की मदद से देश के हर रीजन में पॉवर्टी की मल्टी डायमेंशनैलिटी का पता चलता है। और इसीलिए इस इंडिकेटर की मदद से मेजर की गई पॉवर्टी को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं। अब अगर हम इस इंडेक्स के पैरामीटर्स पर गौर करें तो हम पाएंगे कि हेल्थ की कैटेगरी में पहला पैरामीटर है न्यूट्रिशन, दूसरा पैरामीटर है चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी और थर्ड पैरामीटर है मैटरनल हेल्थ। इसी तरह अगर हम इस इंडेक्स के एजुकेशन की कैटेगरी पर गौर करें तो इसके 2 पैरामीटर्स हैं, पहला ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और दूसरा स्कूल अटेंडेंस। जबकि अगर हम इस इंडेक्स की थर्ड और लास्ट कैटेगरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर गौर करें तो इसे जज करने के टोटल 7 पैरामीटर्स हैं जो कि इनके एक्सेसिबिलिटी पर डिपेंडेंट हैं। ये पैरामीटर्स हैं कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स और बैंक अकाउंट। इन 12 पैरामीटर्स में से 10 UN द्वारा मेजर किए जाने वाले ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से मैच करते हैं। बीते महीने नीति आयोग द्वारा एक बार फिर से इसी पैटर्न पर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज की गई, जिसमें नीति आयोग ने देश भर के अलग अलग राज्यों में
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की ट्रेजेक्ट्री को मेजर करने के लिए 2015-16 में हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 2019 से 21 के बीच हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के लास्ट राउंड्स का डेटा कंपेयर किया। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 2015-16 और 2019-21 के बीच देश भर में मल्टी डायमेंशनली पुअर जनता का प्रपोर्शन 24.85 से गिरकर 14.96 हो गया है। इसका मतलब है कि देश ने इन 5 सालों में अप्रोक्सीमेटली 13.5 करोड़ इंडियंस को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, जिस बात की पुष्टि कहीं न कहीं यूएन की ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट भी करती है, जो ये बताती है कि बीते 15 सालों में भारत ने करीब 41.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। मगर इस रिपोर्ट के आंकड़ों के बीच एक कंपैरिजन ऐसा देखने को मिला जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और इसने दीदी के बंगाल मॉडल को गुजरात मॉडल के सामने ला खड़ा किया। जैसे नीति आयोग की इसी रिपोर्ट से हमें ये पता चला कि जहां गुजरात की लगभग 11.66% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से जूझ रही है, तो वहीं वेस्ट बंगाल में यह आंकड़ा 11.89% का ही है। यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के केस में देश के अग्रणी राज्य गुजरात और पिछड़े राज्यों में से एक माने जाने वाला वेस्ट बंगाल की स्थिति लगभग एक सी है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात कुछ और है। अगर हम 2021-22 के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के एस्टिमेट्स पर गौर करें तो हम पाएंगे कि जहां एक और वेस्ट बंगाल की पर कैपिटा इनकम रुपीज 1.24 लाख है, तो वहीं गुजरात की पर कैपिटा इनकम इससे डबल यानी कि रुपीज 2.5 लाख है। जबकि इसी 2021-22 के पीरियड में इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1.48 लाख रुपीस थी, जो ये दिखाता है कि एक एवरेज गुजराती एक एवरेज इंडियन से ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए ज्यादा कमाता है। जबकि इसके उलट वेस्ट बंगाल की पर कैपिटा इनकम भारत की पर कैपिटा एवरेज इनकम से भी कहीं ज्यादा कम है। लेकिन इसके बावजूद भी नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि बीते 5 सालों में वेस्ट बंगाल ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस करने में गुजरात से ज्यादा सफलता पाई है। जहां 2016 में गुजरात की लगभग 18.5% जनता मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सफर कर रही थी, तो वेस्ट बंगाल में यह आंकड़ा 21.3% का था। लेकिन 2021 तक 5 सालों में गुजरात ने अपनी पॉवर्टी को केवल 6.8% पॉइंट से गिराकर अप्रोक्सीमेटली 11.7% पर ला पाया। लेकिन वेस्ट बंगाल ने गुजरात से ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज्यादा 9.4% पॉइंट का डिक्रीमेंट रजिस्टर करके 11.9% का लेवल अटेन कर लिया। गुजरात और वेस्ट बंगाल के आंकड़ों में डिफरेंसेस तब और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं जब हम इसे परसेंटेज के बजाय एक्चुअल पॉपुलेशन से इक्वेट करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल गुजरात के मुकाबले कहीं ज्यादा पॉपुलेटेड है। जहां एक और प्रोजेक्टेड एस्टिमेट्स के अनुसार 2023 में गुजरात की पॉपुलेशन लगभग 7 करोड़ है, तो वहीं वेस्ट बंगाल की 10 करोड़ से भी ज्यादा। ऐसे में जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि 2016 से 2021 के बीच जहां गुजरात ने लगभग 47.84 लाख लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला, तो वहीं वेस्ट बंगाल ने इसी टाइम पीरियड में इससे ऑलमोस्ट डबल यानी 92.58 लाख लोगों को इस पॉवर्टी के आंकड़े से बाहर निकालने में सफलता हासिल की। यही नहीं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के 12 इंडिकेटर्स में से 9 में वेस्ट बंगाल ने गुजरात को रेट ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर पीछे छोड़ दिया है, जो ये बताता है कि एब्सोल्यूट परसेंटेज में भले ही वेस्ट बंगाल और गुजरात की पॉवर्टी एक लेवल पर दिखाई दे रही है, लेकिन अपने स्टेट में पॉवर्टी दूर करने की गति के मामले में वेस्ट बंगाल गुजरात से कहीं आगे है। उदाहरण के लिए अगर हम इस रिपोर्ट में न्यूट्रिशंस का इंडिकेटर देखें तो हम पाएंगे कि 2016 में जहां वेस्ट बंगाल की अप्रोक्सीमेटली 33.6% फैमिलीज और गुजरात की अप्रोक्सीमेटली 41.37% फैमिलीज का एटलीस्ट एक मेंबर अंडर नरिशमेंट से जूझ रहा था, तो वहीं 2021 में वेस्ट बंगाल के लिए आंकड़ा घटकर 27.3% का हो गया, जबकि गुजरात में अभी भी यह आंकड़ा 38.09% है। सिमिलरली अगर हम एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर के इंडिकेटर पर नजर डालें तो यहां भी वेस्ट बंगाल ने गुजरात को सरपास किया है। और 2021 में जहां वेस्ट बंगाल में 4.97% जनता को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा था, तो गुजरात में यह आंकड़ा 5.3% का है। ऐसे में इस बात पे ताज्जुब होना लाजमी है कि आखिर वेस्ट बंगाल के कंपैरिजन में गुजरात जैसे दोगुने अमीर स्टेट में ज्यादा जनता अनअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड और ड्रिंकिंग वाटर दोनों की ही समस्या से जूझ कैसे रही है। इसी तरह अगर हम सैनिटेशन का इंडिकेटर देखें तो इसमें भी जहां गुजरात में 2016 से 2021 तक ये डेप्रीवेशन इंडिकेटर 37 to 26% पर आ गया, यानी 11 पॉइंट का डिक्रीमेंट, तो वहीं वेस्ट बंगाल ने 2016 से 2021 के बीच 47.8% के आंकड़े को गिराकर 32% कर लिया, यानी गुजरात से ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज्यादा।
इसका मतलब 16 पॉइंट का डिक्रीमेंट इस पर्टिकुलर आंकड़े में देखा गया। यहां तक कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का स्पेसिफिक डेटा ये दर्शाता है कि गुजरात में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स भी वेस्ट बंगाल के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। ऐसे में 12 में से सिर्फ 3 वो इंडिकेटर्स हैं जहां गुजरात ने वेस्ट बंगाल को आउट परफॉर्म किया है, और वो है हाउसिंग, कुकिंग फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी। मगर अगर हम इन कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन को छोड़कर यदि नीति आयोग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोनों राज्यों के बीच इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी यानी मल्टी डायमेंशनली पुअर पॉपुलेशन द्वारा एक्सपीरियंस की जाने वाली एवरेज एक्सटेंट ऑफ डेप्रिवेशंस को कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि भले ही परसेंटेज 11.7 या 11.9% के आधार पर गुजरात और वेस्ट बंगाल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सिमिलर लेवल पर दिखाई दे, मगर इंटेंसिटी ऑफ डेप्रिवेशन वेस्ट बंगाल की अपेक्षा गुजरात में कहीं ज्यादा है। जहां 2016 में पॉवर्टी इंटेंसिटी गुजरात में 44.9% थी, वहीं वेस्ट बंगाल में ये 45.5% थी, जबकि 2021 में गुजरात में ये आंकड़ा 43.25% पर है और वेस्ट बंगाल में ये कंसिडरेबली गिरकर 42.35% पर आ गया है, जो इंडिकेट करता है कि वेस्ट बंगाल में पुअरर सेक्शन को गुजरात के कंपैरिजन में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की इंटेंसिटी भी कम झेलनी पड़ रही है। अब ऐसे में आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि अगर वेस्ट बंगाल लगातार गुजरात को पीछे छोड़ता दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब क्या है? क्या गुजरात की वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट होने की बात झूठी है? तो इसको भी समझते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट के ऑब्जर्वेशन इस बात को सॉलिडिफाई करते हैं कि हायर ग्रोथ और हायर इंडस्ट्रियलाइजेशन रजिस्टर करने के बाद भी गुजरात अपनी पॉवर्टी को कम करने में नाकामयाब साबित हो रहा है। वेस्ट बंगाल से डबल पर कैपिटा इनकम और परसेंटेज के हिसाब से उसी के बराबर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेवल होना ये शो करता है कि गुजरात में इनकम डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी आसमान छू रही है। उदाहरण के लिए अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा देखें तो हम पाएंगे कि ये सभी हाउसहोल्ड्स को उनके एसेट क्विंटल्स के बेसिस पर बॉटम टू टॉप 20% में डिवाइड करता है, और यही आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में इंटर रीजन डिस्पैरिटी अपने चरम पर है, जिसके चलते जहां एक और अहमदाबाद और वडोदरा की 50% पॉपुलेशन टॉप एसेट क्विंटल में आती है, तो वहीं दाहोद और डांग डिस्ट्रिक्ट्स में ये आंकड़ा केवल 5% का है। यही कारण है कि बहुत से थिंकर्स लगातार गुजरात के इसी गुजरात मॉडल की खामियों की बात उठाते रहे हैं कि कैसे लगातार इकोनॉमिकली ग्रो करने के बाद भी गुजरात में एक्सपेक्ट किया जा रहा इकोनॉमिक ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि यदि एक इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है और उसका इंडस्ट्रियल या कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रो कर रहा है तो टाइम के साथ धीरे धीरे इस ग्रोथ का पॉजिटिव इफेक्ट सोसाइटी के गरीब सेक्शंस तक भी पहुंच जाएगा। मगर क्लियरली गुजरात में ऐसा नहीं हो रहा है, यानी अब स्टेट गवर्नमेंट को कैटेगरिकली और स्पेसिफिकली इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं कारणों से जहां एक और आधे भारत ने लेस देन 10% पॉवर्टी का मार्क पार कर दिया है, तो वहीं गुजरात जैसा इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव स्टेट अभी भी इस आंकड़े से दूर है। जबकि इसके उलट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वेस्ट बंगाल की ये सोशल प्रोग्रेस इसलिए हो रही है क्योंकि उसने कंसिस्टेंटली सोशल इंडिकेटर्स को बेहतर करने की दिशा में ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए थिंक टैंक आइडियाज फॉर इंडिया की 2016 की एक रिपोर्ट बताती है कि कैसे वेस्ट बंगाल ने PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और विमेन और चिल्ड्रन की सोशल एजुकेशन की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए हैं, और एक समय में भुखमरी से जूझते बंगाल ने अपनी इसी PDS रिफॉर्म की मदद से अपनी पॉपुलेशन में न्यूट्रिशन लेवल्स और चाइल्ड मोर्टेलिटी दोनों को कम करने में सफलता पाई है। इसके अलावा बंगाल की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए भी सक्सेसिवली इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। इसके चलते रिसर्च ग्रुप ब्रुकिंग्स की एक रिपोर्ट बताती है कि 2020 में देश भर में सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स की डेंसिटी मौजूद है, जहां हर 1000 लोगों पर 2.25 बेड्स मौजूद हैं, जबकि सिक्किम में यह आंकड़ा 2.34 का है। साथ ही रिपोर्ट बताती है कि वेस्ट बंगाल का यह आंकड़ा गुजरात से 8 गुना ज्यादा है। सोशल इंडिकेटर्स और ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में गुजरात और वेस्ट बंगाल के बीच इसी एनोमली के पीछे के कारणों के बारे में कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गुजरात मॉडल के प्राइवेटाइजेशन के ओवर एम्फेसिस की वजह से हुआ है, जिस कारण सरकार ने भी कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को पुश देने के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर किया है। लेकिन इसके उलट इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि वेस्ट बंगाल एक कोस्टल स्टेट होने के बावजूद भी अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब सेक्टर और दूसरे इकोनॉमिक पोटेंशियल को इफेक्टिवली एक्सप्लॉइट करने में बहुत हद तक नाकाम सिद्ध हुआ है। तभी अगर हम पर कैपिटा इनकम या स्टेट GDP को कंपेयर करें तो गुजरात वेस्ट बंगाल के कंपैरिजन में काफी बेहतर स्थिति में नजर आता है। यही नहीं, वेस्ट बंगाल में 2008 में हुई टाटा नैनो सिंगूर कंट्रोवर्सी के 1.5 दशक बीत जाने के बाद भी आज भी वो लोगों की यादों में ताजा है। साथ ही वेस्ट बंगाल में बढ़ते सोशल कॉन्फ्लिक्ट
और इलेक्शंस के दौरान होने वाले वायलेंसेस की वजह से यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी लगातार बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि दोनों स्टेट्स को एक दूसरे के डेवलपमेंट मॉडल से सीखने की जरूरत है। वहीं गुजरात और गवर्नमेंट का ये कंपैरिजन तब और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम इस ओर ध्यान देते हैं कि दोनों ही स्टेट्स में लॉन्ग टर्म से एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड है। जैसे अगर हम गुजरात की बात करें तो यदि हम अक्टूबर 1996 से मार्च 1998 के बीच के पीरियड की स्प्लिंटर बीजेपी ग्रुप की गवर्नमेंट को नजरअंदाज कर दें तो ये कहा जा सकता है कि वहां 1995 से अब तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। इसी तरह वेस्ट बंगाल में भी बीते 12 सालों से AITMC की ममता बनर्जी शासन कर रही है। ऐसे में इन स्टेट्स की लॉन्ग टर्म स्टेबल गवर्नमेंट को देखते हुए इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इन दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट के पास राज्य की वीकनेस पे वर्क करने का अच्छा खासा समय मिला है, जिसके चलते ये दोनों ही गवर्नमेंट्स अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। अब इसे देखते हुए इन दोनों स्टेट्स को चाहिए कि अपने रिस्पेक्टिव शॉर्टकमिंग्स को दूर करें और किसी एक डेवलपमेंट मॉडल पर स्टिक रहने के बजाय बदलते समय और जरूरतों के अनुसार अपने इकोनॉमिक मॉडल और बजट एलोकेशंस में भी बदलाव करें, ताकि दोनों स्टेट्स में सोशल और इकोनॉमिक दोनों इंडिकेटर्स बेहतर हो सके। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो यदि भारत को आगे बढ़ना है तो उसके हर राज्य को अपने रिस्पेक्टिव शॉर्टकमिंग्स को दूर करके आगे बढ़ना है, क्योंकि तभी भारत इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल इंडिकेटर्स में भी आगे बढ़ पाएगा। और इस उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ, इंडिया स्टिल गोज विद द लोवेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एग्जामिन द इश्यूज दैट मेक बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इल्यूसिव। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।